जैंगो के बड़े डिस्ट्रिक्ट में 20 मई 2024 की रात जब आसमान तारों से चमक रहा था, अचानक कुछ बहुत ही अनयूजुअल हुआ। एक ब्राइट पर्पल फ्लैश ऑफ कॉस्मिक एनर्जी आसमान से गिरती है और शहर के बीचों बीच एक पोर्टल खुल जाता है, जिसे लोग अब तक स्पेशियल रिफ्ट कह रहे हैं। रिफ्ट तेजी से फैलने लगता है और कुछ ही सेकंड में एक मैसिव स्क्वाड ऑफ हीरोज यानी एंगेज वहां पहुंचती है और बैटल के लिए रेडी हो जाती है। कुछ ही पलों में इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कई वुल्व्स नजर आते हैं, जिन्हें एंगेज की टीम आसानी से हरा देती है। लेकिन क्लियरली फाइनल बॉस के साथ लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली थी। तभी एक बेहद पावरफुल और इंटिमिडेटिंग फिगर एंट्री करता है, 6 कानों वाला भेड़ियों का राजा, किंग ऑफ 6 ईयर्ड वुल्व्स, जो गोल्ड लेवल का मॉन्स्टर है। उसका गोल है पूरे ह्यूमन रेस को खत्म कर देना। पहली नजर में ही उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने कुछ सुपर ह्यूमंस को बहुत ईज से हरा दिया। वो टाइम वेस्ट किए बिना अपने अगले ओपोनेंट पर चार्ज करता है और एक एक करके सबको डिफीट करता चला जाता है, जैसे उसके लिए ये कोई चैलेंज ही ना हो। दूसरी तरफ इंगेज की एक मेंबर अब पूरी तरह से डर चुकी है। उसे एहसास होता है कि ये एक सुपीरियर लेवल पोर्टल है, जैसा उन्होंने पहले कभी फेस नहीं किया। उसके चेहरे पर प्योर फियर है और वो वुल्फ इसे देखकर और ज्यादा एंजॉय कर रहा है, क्योंकि अब उसकी नेक्स्ट टारगेट वही है। अचानक वो मॉन्स्टर अपनी पॉ से एक पावरफुल बर्स्ट छोड़ता है, लेकिन इंगेज ग्रेसफुली डिफेंस करती है और ज्यादा डैमेज नहीं झेलती। तभी एक मिस्टीरियस पर्सन सीन में एंट्री करता है। वो काल्मली कहता है कि वो इस वुल्फ को संभालेगा और इंगेज को बोलता है कि वो आगे बढ़कर बाकी लोगों की मदद करे। उसी वक्त एक एक्स्ट्रा जोर से चिल्लाता है, द ग्रेट मिस्टर वेनुआन हैज अराइव्ड। और अगले ही पल एक हग कलीजन होता है जो पूरे बैटलफील्ड को हिला देता है। सीन अब कट होता है और हम पहुंचते हैं एकेडमी ऑफिस में। यहां इंगेज रिपोर्ट दे रही है कि मिस्टर वेनुआन की मदद से 6 ईयर्ड वुल्फ को आखिरकार हरा दिया गया है। सामने बैठे मैन इन ए टाई उसे उसके एफर्ट के लिए धन्यवाद देता है। वो बताता है कि एक और पोर्टल खोजा गया है, इस बार लेवल सी का। साथ ही ये भी बताया जाता है कि पिछले 10 सालों में अब तक कुल 6 पोर्टल्स मिल चुके हैं। हेड ऑफ द एकेडमी अपने मन में सोचता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही जैंगजो की रक्षा करना नामुमकिन हो जाएगा। वो आगे कहता है कि हालात इतने क्रिटिकल हैं कि अब सभी हीरोज के कल्चरल एग्जाम्स कैंसिल किए जा रहे हैं। एकेडमी में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड स्कोर भी आधा कर दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सुपर ह्यूमंस को रिक्रूट किया जा सके। उम्मीद है कि उनमें से कोई प्रीडेस्टाइन्ड वन मिलेगा जो सब कुछ बदल सके। यहीं पर इंगेज और हेड ऑफ द एकेडमी की बातचीत खत्म होती है। सीन अब शिफ्ट होता है एकेडमी कैंपस की तरफ, जहां स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी गई है। वहां दो एक्स्ट्राज आपस में ग्रेड्स को लेकर बात कर रहे हैं। एक दूसरे से पूछता है कि क्या वो अब भी उस डिल्यूजन में है कि ब्यूटीफुल एंड कूल यान उसके बगल में बैठेगी, जबकि वो खुद ना पढ़ाई कर रहा है ना एग्जाम्स पर ध्यान दे रहा है। शायद इसी वजह से वो मार्शल एकेडमी में पास भी नहीं हो पाएगा। दोनों मजाक करते रहते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है। अब कैमरा फोकस करता है लिन यनरोन पर, एक खूबसूरत लड़की जिसके रेड बाल और ब्लू आंखें हैं और जो हर लड़के का ड्रीम है। वो सुबाई से पूछती है कि क्या वो एकेडमी ज्वाइन करेगा या सीधे मार्शल यूनिवर्सिटी जाएगा। सुबाई, जो अपनी किताब के पीछे चेहरा छिपाए बैठा है, कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि कौन सा रास्ता चुने। वो बताता है कि उसके ग्रेड्स बस एवरेज हैं और उसे दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे लैंग्वेजेस या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। जहां तक मार्शल यूनिवर्सिटी की बात है, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके फैमिली के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो उसकी स्टडीज फंड कर सके। ऊपर से उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी भी नहीं है। कंफ्यूज्ड होकर सुबाई सोचने लगता है कि आखिर उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तभी रिवील होता है कि वो किसी दूसरे वर्ल्ड से आया है, लेकिन अब तक उसके अंदर न कोई स्पेशल एबिलिटी जागी है, न कोई सिस्टम। वो खुद से सवाल करता है, अगर मैं सच में किसी और वर्ल्ड से आया हूं, तो अब तक मेरे अंदर कोई पावर क्यों नहीं है? मैं अब तक यहां क्यों हूं? उसी वक्त उसके थॉट्स टूटते हैं जब लिन उसका नाम पुकारती है और कहती है, चलो एकेडमी चलते हैं। सुबह अब थोड़ा क्यूरियस महसूस करता है और लिन की तरफ देखता है। तभी लिन मुस्कुराकर बताती है कि एक तरीका है जिससे सुबाय बिना एग्जाम्स या बाकी झंझटों की चिंता किए सीधे पास हो सकता है। ये सुनकर सुबाय पूरी तरह शॉक में आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो जोर से चिल्ला उठता है। लिन तुरंत उसे शांत रहने को कहती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है।
अचानक उसके सामने एक हग सिस्टम इंटरफेस प्रकट हो जाता है, जो पूरी तरह जानकारी से भरा होता है। ये सिस्टम न सिर्फ सुबह के बारे में, बल्कि इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड और इसकी क्लासेस के बारे में भी डिटेल्स दिखाता है। ऊपर की ओर लिखा होता है होस्ट सुबाई, जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। नीचे उसकी डिटेल्स दिखाई देती हैं। एज 18 ईयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन 4 एजिलिटी, 5 इंटेलिजेंस, 5 सिस्टम आगे बढ़ता है और उसके यूनिक ट्रेट को रिवील करता है, बीस्ट टैमर ट्रेट। इस ट्रेट के अनुसार होस्ट किसी भी लाइफ फॉर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है और उसे अपनी डोमेस्टिकेटेड बीस्ट बना सकता है। सिस्टम अपने आप सूटेबल बीस्ट्स को डिटेक्ट करेगा जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे बेहतर हों। करंट डोमेस्टिकेशन लिमिट, एक फिर सिस्टम बताता है उसकी सबसे पावरफुल एबिलिटी, इवोल्यूशन ऑफ टैलेंट। इसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट्स अनंत बार इवॉल्व हो सकते हैं। उनका लेवल गॉड लेवल तक से भी ऊपर जा सकता है। और सबसे खास बात, बीस्ट्स की एट्रीब्यूट्स और स्किल्स प्रोपोर्शनली होस्ट यानी सूबाई में ट्रांसफर होंगी, और जितनी हाई लेवल बीस्ट होगी उतना ज्यादा पावर रिटर्न मिलेगा। इसके बाद सिस्टम कुछ प्रॉम्प्ट्स दिखाता है। प्रॉम्प्ट 1, इन्वेजन ऑफ काउंटलेस रेसेस, ग्लोबल क्राइसिस। प्रॉम्प्ट 2, लेवल सिस्टम ओवरव्यू, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, कॉमन प्लैटिनम, डायमंड, लॉर्ड लेवल, किंग लेवल एंड गॉड। हर लेवल में 3 स्टेजेस होते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। सिस्टम के इस लॉन्ग प्रेजेंटेशन के बाद सुबई पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये विशाल विजन और सिस्टम सच में उसी का अवेकनिंग सिस्टम है। दूसरी तरफ लिन उसे देख रही होती है। वो समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है और पूछती है, क्या हुआ सुबह, तुम इतना पसीना क्यों बहा रहे हो? सब ठीक तो है ना? जैसा हमेशा होता है, ये सिस्टम बिल्कुल यूनिक है। मतलब सिर्फ हमारा प्रोटैगनिस्ट सुबाई ही इसे देख सकता है। वो वापस रियलिटी में लौटता है और मुस्कुराते हुए लिन से कहता है कि सब कुछ ठीक है। जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो आसपास के सारे एकेडमी स्टूडेंट्स ईर्ष्या से उसे देखने लगते हैं। इसी बीच एक बुली वहां आता है और ताना मारते हुए कहता है, तू लिन के पास बैठने की हिम्मत रखता है, ऊपर से उसका हाथ भी पकड़ता है, उसे गॉडेस कहकर इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, हाँ? गुस्से में वो सूबाई की तरफ बढ़ता है ताकि उसे पीट सके, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, उनकी क्लास टीचर वहां पहुंच जाती है और उसका हाथ रोक लेती है। वो शांत लेकिन सख्त लहजे में कहती है कि उसके पास एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वो बताती है कि जैंग जोज मार्शल यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट अपडेट की है और इस साल से सभी सुपर ह्यूमंस को एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं होगी। अब वो सीधे मार्शल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। साथ ही जिन स्टूडेंट्स की फिजिक एनहांस्ड है, उनके कोर्स स्कोर्स भी आधे कर दिए जाएंगे। ये सुनकर पूरी क्लास शॉक में पड़ जाती है। फिर कुछ ही पल में सब जोश में आकर चिल्लाने लगते हैं। ऐसी न्यूज रोज नहीं मिलती, लेकिन सुबह और लिन दोनों ही सरप्राइजिंगली काम रहते हैं। उनके एक्सप्रेशंस बाकी सबसे बिल्कुल अलग हैं। जाने से पहले टीचर कहती है कि जिनके अंदर कोई एबिलिटी जाग चुकी है या जिन्होंने मार्शल फाउंडेशन हासिल की है, वो सब उसके साथ ऑफिस चलें ताकि उनका प्रोसेस पूरा किया जा सके। सुबाई, जो अब भी अपने थॉट्स में खोया है, सोचता है, ये मौका सच में परफेक्ट टाइम पर आया है। मैंने अभी अभी अपनी एबिलिटी अवेकन की है और इससे मेरा प्रोग्रेस काफी आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ लिन मन ही मन सोचती है, क्या वो सच में मार्शल यूनिवर्सिटी जाने वाला है? सीन अब कट होता है जैंगजो सिटी की सड़कों पर, जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट सुबाई अकेले चलते हुए नजर आता है। वो बताता है कि वो इस पैरेलल यूनिवर्स में पिछले 17 सालों से रह रहा है। वो याद करता है कि 18 सितंबर 1906 को शहर के ऊपर एक मैसिव रिफ्ट खुल गया था। लोग डर के मारे अपने सेल फोन्स से आसमान की वीडियो बना रहे थे। सब यही पूछ रहे थे, आखिर ये आसमान में क्या हो रहा है? लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस स्पेशल रिफ्ट से भयानक और विशाल बीस्ट्स बाहर निकलेंगे, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, यहां तक कि ह्यूमंस को भी तबाह कर देंगे। बेशक इंसान चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भी इन बीस्ट्स के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। कुछ समय बाद एक मैसिव मिलिट्री बैटल शुरू हुई। पूरी दुनिया की नेशंस एकजुट होकर इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ाई में उतर आईं। लगभग 3 महीनों तक चलने वाली इस जंग के बाद आखिरकार हालात थोड़ा सामान्य हुए और रिफ्ट बीस्ट्स को पूरी तरह हरा दिया गया। लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि स्पेशल रिफ्ट्स की लगातार मौजूदगी से ये लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होंगी। ये एक एंडलेस और फ्यूटाइल वॉर बन चुकी थी।
तब सेना ने सुइसाइड स्क्वाड्स भेजने का फैसला किया ताकि इन रिफ्ट्स की गहराई तक जाकर सच्चाई पता लगाई जा सके। इन एक्सपीडिशंस के दौरान उन्होंने रिफ्ट्स के दूसरी तरफ एक विशाल और अंतहीन जमीन की खोज की, एक पूरी नई दुनिया जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। इसी खोज के बाद नेशंस ने मिलकर तय किया कि वे इन रिफ्ट्स के अंदर ही मिलिट्री बेसिस बनाएंगे ताकि मॉन्स्टर्स को बाहर निकलने से रोका जा सके। और वहीं से शुरू हुई एक नई एरा, द एरा ऑफ कोएग्जिस्टेंस। अब जब दुनिया और रिफ्ट साथ रहने लगे तो दूसरा रिफ्ट आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। फिर तीसरा, चौथा, और धीरे धीरे पूरे 100 सालों में इन रिफ्ट्स की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई, यहां तक कि पूरी धरती इनसे ढक गई। हर पोर्टल अब किसी अलग रेस ऑफ बीस्ट से जुड़ा था। साइंटिस्ट्स ने अलग अलग बैटल जोन्स को नाम देना शुरू किया, जैसे बैटलफील्ड ऑफ एंसेस्ट्रल क्रिएचर्स। लेकिन जिस तरह ये क्रिएचर्स इंसानों के लिए खतरा बने, उसी समय दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी भी तेजी से बढ़ने लगी। इस एनर्जी के कारण इंसानों में नई शक्तियां जागीं और पैदा हुए सुपर ह्यूमंस, जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज थीं। धीरे धीरे कन्वेंशनल वेपन्स बेअसर होने लगे और सुपर ह्यूमंस ने अपनी ताकत से पूरे सैन्य ढांचे को बदल दिया। अब दुनिया की रक्षा बंदूकों से नहीं, बल्कि सुपर ह्यूमंस से होती थी। सीन फिर से हमारे प्रोटोगोनिस्ट सुबह पर लौटता है, जो अपने विचारों में कहता है कि आज भी ये युद्ध इन अनगिनत रेसेस के बीच जारी है। वो सोचता है कि यूनिवर्सिटी द्वारा अचानक की गई ये रिफॉर्म शायद किसी बड़ी परेशानी का संकेत है, लेकिन अब उसके पास सिस्टम है। वो खुद से वादा करता है कि वो अपनी फैमिली को हर खतरे से बचाएगा, और इसके लिए उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा, मार्शल यूनिवर्सिटी जाना होगा और वहां मिलिट्री में शामिल होकर अपनी असली ताकत साबित करनी होगी। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का एक ग्लिम्स दिखाया जाता है, जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट सुबाई खुद से कहता है, अब जब मैं एक बीस्ट टेमर बन चुका हूं, मुझे बस अपना एक फेमिलियर चाहिए और सब कुछ सेट हो जाएगा। उसका पहला कदम साफ है, किसी भी हालत में मार्शल यूनिवर्सिटी पहुंचना। अपने सेल फोन की ओर देखते हुए वह सोचता है, उम्मीद है मेरे पास जो 2000 वान हैं, वो एडमिशन के लिए काफी होंगे। सुबाई अपने डॉर्मिटोरी लौटता है और दरवाजे पर खुद से कहता है कि सिस्टम खुद एक सूटेबल बीस्ट डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन वो अब तक अलर्ट क्यों नहीं हुआ? यही सोचते सोचते उसकी चेन ऑफ थॉट टूट जाती है। काउंटर पर बैठी एक लड़की मुस्कुराकर पूछती है, क्या आपको कुछ चाहिए? सुबई जवाब देता है, हाँ, मैं एक बीस्ट टैम करने आया हूं, बताइए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं? लड़की उसे एक बड़ी ग्लास विंडो की ओर इशारा करती है, जहां अलग अलग बीस्ट रेसेस डिस्प्लेड होती हैं। पहली क्रीचर है एक ब्लैक कैट, एक साधारण दिखने वाली बीस्ट, लेकिन उसकी नस्ल में दूसरी ब्लैक कैट का ब्लड लाइन मौजूद है। उसकी पोटेंशियल इतनी है कि वो सिल्वर लेवल तक इवॉल्व कर सकती है। सुबह दाम सुनकर हैरान रह जाता है, इतना ज्यादा प्राइस एक ऑर्डिनरी बीस्ट का। लड़की आगे बताती है, अब प्रेजेंटिंग द 6 ईयर्ड वुल्फ, एक ऐसी नस्ल जो बेहद रेयर है। लेकिन इससे पहले कि वह पूछे कि उसे कौन सी बीस्ट पसंद आई, सुबह वहां से गायब हो चुका होता है। लड़की बस हैरानी से खाली जगह देखती रह जाती है। सीन कट होता है। अब सुबह एक तंग एली में चलते हुए खुद से बड़बड़ाता है, आखिर इन बीस्ट्स की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों हैं? क्या वो मुझे लूटने की कोशिश कर रहे थे? वो सोचता है कि भले ही उन बीस्ट्स के अंदर मॉन्स्टर का खून हो, लेकिन उनके दाम बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम ने अब तक कोई सूटेबल फेमिलियर क्यों नहीं डिटेक्ट किया? यह बात उसे और परेशान करती है। थका हुआ वह घर पहुंचता है, अपना बैग जमीन पर फेंकता है, तभी अचानक उसके सामने सिस्टम स्क्रीन खुल जाती है। सुबह चौंक जाता है। स्क्रीन पर लिखा है कि एक छोटी सी कछुआ टर्टल मिली है, जिसे वो टैम कर सकता है। सिस्टम पूछता है, डू यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज दिस फेमिलियर? सुबह थोड़ा झुंझलाकर सिस्टम से पूछता है, सच में? एक टर्टल? वो एक्वेरियम की ओर देखता है। अंदर छोटी सी टर्टल उल्टी पड़ी होती है, जैसे खुद अपने हाल पर हंस रही हो। सुबह थके हुए अंदाज में मोनोटोन आवाज में कहता है, तो मेरा पहला गिफ्ट एक छोटी सी टर्टल होगी। वो हल्का सा हंसता है और आगे जोड़ता है, इतनी छोटी है कि समझ नहीं आ रहा इसके साथ करूं क्या। लेकिन और कोई ऑप्शन न होने के कारण और बैटलफील्ड जैसी जगह पर बेहतर फेमिलियर न पा सकने की वजह से वो आखिरकार डिसीजन लेता है, एक्सेप्ट। सिस्टम एक लाइट फ्लैश के साथ कंफर्म करता है, फेमिलियर सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्टेड। अब वो छोटी सी टर्टल सुबाई की पहली फेमिलियर बन चुकी है।
हालांकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बहुत कमजोर हैं, लेकिन सिस्टम उसे पोटेंशियल देता है। कैन इवॉल्व इन्फिनिटली। सुबाई के सामने सिस्टम की नई स्क्रीन चमकती है। फेमिलियर इंफॉर्मेशन, नेम, स्मॉल टर्टल लेवल, कॉमन, बिगिनर lineage, contains traces of the sacred bloodline of the black turtle potential, can grow infinitely and even defeat God's constitution. 1. Defense, 3 mentality, 11 speed, 1 skill, turtle shell defense evolution, method, feeding. ये सब देखकर सुबह की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो डिसबिलीफ में बुदबुदाता है। इतनी छोटी सी टर्टल में इतना पोटेंशियल। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है, जैसे उसे कोई रेयर डिवाइन गिफ्ट मिला हो। वो खुशी से बोलता है, ब्लैक टर्टल लाइनेज, इसे तो मैं किसी भी चीज से ट्रेड नहीं करूंगा। पर तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है, सुबह, तुम छुआओ के साथ क्या कर रहे हो? वो मेरी टर्टल है। पर्दे से बाहर आती है सुशाओमे, जो असल में सुबाई की छोटी बहन है। सुबाई जल्दी से जवाब देता है, मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस देख ही रहा था। इतना कहने की देर थी कि टर्टल उसके हाथ से फिसलकर सीधे एक बैग में कूद जाती है, जो खाने से भरा हुआ था। सुशाओमे गुस्से में चिल्लाती है, पापा ने पहले सुबह में खिलाया था इसे। सुबाई वहीं खड़ा सोचता है, फीडिंग, इवोल्यूशन मेथड, इसका मतलब यही है। वो जल्दी से बोलता है, ठीक है, मैं और खाना लाता हूं। 30 मिनट बाद उनके पेरेंट्स घर लौटते हैं। दरवाजा खोलते ही शॉक में रुक जाते हैं। पूरा घर बिखरा पड़ा है। सुबाई कॉर्नर में डिफीट वाले फेस के साथ बैठा है। सू श्याओमे डरकर किचन के इधर उधर भाग रही है, अपने हाथ में बचा हुआ खाना लेकर। और बीच में वो छोटी सी टर्टल अब लाइटनिंग की स्पीड से दौड़ रही है। उनके फादर घबराकर पूछते हैं, ये टर्टल के साथ क्या हो गया और ये इतनी फास्ट कैसे दौड़ रही है? कम ऑप्शन होने के कारण सुबुबाई कोशिश करता है सबको समझाने की कि असल में क्या हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहा। सीन फिर से कट होती है। घर पूरी तरह केओस में डूबा हुआ है। सुबुबाई अपने सिर पर हाथ रखे सोचता है, माँ पापा वैसे ही इतने परेशान हैं, बेहतर होगा मैं शाओआ के बारे में कुछ ना बताऊं। थोड़ी देर बाद जब टर्टल का पेट आखिरकार भर जाता है, वो अपनी फीस्ट रोककर शांत होकर एक कोने में जा लेटती है। उधर सू शाओमे अब भी इरिटेशन में है। सब तुम्हारी वजह से हुआ सुबह। पर तभी एक तेज नीली चमक कमरे में फैलती है। शाओआ अचानक से एक विशाल मॉन्स्टर का होलोग्राम समन कर देती है, सीधे उनके पेरेंट्स के लिविंग रूम के बीचों बीच। हर कोई शॉक में जम जाता है। सुबुबाई धीरे से बुदबुदाता है, लगता है ये इवॉल्व करने वाली है। अब सुबुबाई समझता है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा। वो फौरन घर से निकलकर उसी पेट शॉप की ओर जाता है। वहां पहुंचते ही काउंटर पर बैठी लड़की उसे देखकर पूछती है, हे, फिर से कुछ खरीदने आए हो? सुबुबाई मुस्कुराकर कहता है, नहीं, इस बार मैं बेचने आया हूं। उसके हाथ में एक छोटा वायल होता है, जिसमें कुछ गाढ़ा सा ब्लड चमक रहा होता है। वो काल्मली कहता है, ये एक एग्जॉटिक बीस्ट का ब्लड है। लड़की की आंखें फैल जाती हैं। वो चौंक कर बोलती है, क्या? एग्जॉटिक बीस्ट का ब्लड? ये कैसे मिला तुम्हें? उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि शॉप के बॉस तुरंत बाहर निकल आते हैं। बॉस वायल को लेकर उसे सूंघते हैं और कुछ सेकंड बाद वाइड स्माइल करते हुए कहते हैं, देख, ये तो सच में हाई क्वालिटी ब्लड है, प्योर एग्जॉटिक। वो सुबुबाई की ओर देखते हुए पूछते हैं, कितना चाहिए इसके लिए? सुबुबाई थोड़ा सोचकर कहता है, कम से कम 100 तो बनते हैं, निकालना इजी नहीं था। बॉस हंसते हुए बोलता है, 100? नहीं नहीं, मैं देता हूं 1000 वान। सुबुबाई की आंखें चमक उठती हैं। वो थोड़ा स्टन्ड रह जाता है। बॉस उसकी रिएक्शन देखकर समझ जाते हैं और ऑफर बढ़ाते हैं, चलो 10,000 वान फाइनल। अब तो सुबुबाई का चेहरा एक्साइटमेंट से जगमगा उठता है, लेकिन बॉस वहां नहीं रुकते। वो कहते हैं, ठीक है, आखिरी ऑफर 15,000 वान। सुबुबाई डिसबिलीफ में मुस्कुराता है, इतना, सिर्फ थोड़े से ब्लड के लिए? बॉस हंसकर कहते हैं, क्यों नहीं, रेयर चीजों की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। सुबुबाई खुशी से डील फाइनलाइज करता है। वो ब्लड बेच देता है और पहली बार उसकी आंखों में एक सच्ची चमक दिखाई देती है। शहर की सड़कों पर चलते हुए सुबाई खुद से बड़बड़ाता है, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि शाओआ में इतना पोटेंशियल होगा और उसका ब्लड इतना कीमती निकलेगा। अब जब उसने उसे 15,000 युआन में बेच दिया है, वो सोचता है कि उसके पास तो अब एक एंडलेस सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे वो बड़े बड़े डील्स कर सकता है। चलते चलते
वो अपने सेल फोन को देखता है। तभी एक कॉल आती है। वो उठाता है। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है। सुबह, मैं प्रोफेसर ली बोल रहा हूं। ली कहते हैं, एकेडमी के रिजल्ट्स आ गए हैं और मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। सुबह का दिल जोर से धड़कता है। गुड न्यूज? सर, क्या? लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करे, फोन में क्रैकलिंग साउंड आती है। सिग्नल बार बार ड्रॉप होने लगता है। ली की आवाज धीरे धीरे गायब हो जाती है। बाय आफ्टरनून, कम टू द एकेडमी, डोंट बी लेट। और फिर कॉल कट जाती है। सुबह निराश होकर साई करता है। ग्रेट। अब गुड न्यूज क्या थी वो भी नहीं पता। अचानक उसके सामने सिस्टम इंटरफेस फ्लैश होता है। एलियट, 3 डेंजर सोर्सेज डिटेक्टेड नियर बाय। सुबह के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो धीरे से सोचता है, तो आखिर वक्त आ ही गया। किसी ने मेरा प्लान भांप लिया। वो पीछे मुड़कर देखता है। 3 शेडी लुकिंग थग्स खड़े होते हैं। चेहरों पर हल्की सी हंसी और आंखों में लालच। उनमें से एक कहता है, काफी दिन से तुझे देख रहे हैं हीरो साहब। सुना है तूने पेट शॉप में कुछ कीमती बेचा है। दूसरा आगे बढ़ता है, अब सीधा बोल, जो भी पैसे हैं निकाल दे। सुबाई धीरे से जवाब देता है, मैंने कुछ खरीदा नहीं था, बस बेचा था। अब मुझे जाने दो। वो अंदर ही अंदर सोचता है, सच में आज किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। फिर वो खुद को संभालता है, लेकिन अगर इनमें से सिर्फ एक भी प्राइमरी वॉरियर है तो मेरे पास जीतने का चांस है। उसके अंदर एक अजीब कॉन्फिडेंस जाग उठता है। वो काल्म होकर खड़ा हो जाता है। एक थग पास आता है और हंसते हुए कहता है, रिलैक्स हीरो, हमें तेरी जान नहीं चाहिए, बस तेरे मनी चाहिए। सुबह गहरी सांस लेकर बोलता है, ठीक है, मैं सब दे देता हूं। लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही एक प्लान तैयार हो चुका होता है। वो धीरे से अपनी टर्टल शाउआ को पकड़ता है और कहता है, श्रिंक हो जाओ। पल भर में टर्टल छोटी सी मार्बल जितनी हो जाती है। फिर बिना किसी वार्निंग के सुबह उसे पूरी ताकत से एक थग की ओर फेंक देता है। थग हंसते हुए अपना क्लब आगे करता है और शाउआ उससे टकराकर वापस उछल जाती है, ठीक जैसे किसी स्टोन को वॉल से फेंका जाए। बोल्ड थग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो दहाड़ते हुए चिल्लाता है, तू मुझसे मजाक कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, सुबाई अपनी फर्स्ट मूव करता है, सीधे एक किक उसकी बॉल्स पर। अगर स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को हाइप करना मत भूलना। ये यूट्यूब का नया फीचर है, बिल्कुल फ्री, बस एक बटन दबाना है। कमेंट में एक रेड हार्ट देना कभी मत भूलना। और हां, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो एक्सप्लेन मेन्होएक्स को, क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है।